हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले एक्शन पोटेंशियल के बारे में। टुडे वी लर्न अबाउट एक्शन पोटेंशियल, जो एनसीईआरटी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में दिया है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ न्यूरल इंपल्सेस। ठीक है, तो समझते हैं एक्शन पोटेंशियल को। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोलॉग दे दूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। याद रखो, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं, मतलब वो एक्साइट हो सकते हैं। जैसे देर आर मसल फाइबर्स विच आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल. There are beta cells of pancreatic islet in human body which are electrically excitable. दूसरे और भी फंजाई में और इवन प्लांट्स में भी एक्साइटेबल सेल होते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो हम लोग एक्साइटेशन पढ़ने वाले या यहाँ पे हम लोग जो एक्शन पोटेंशियल पढ़ने वाले, ये न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल है. सो इट शुड बी वेरी क्लियर. डोंट कंफ्यूज एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन विथ एक्साइटेबिलिटी ऑफ अदर सेल्स. ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स. So if I were to describe electrical impulse of a neuron या फिर action potential of a neuron, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है. ये बस एक तरह का बेटा इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है जिसमें एक आने वाला स्टिमुलस नर्व सेल को स्टिमुलेट करता है, ऐसा बोलो एक्साइट करता है. ठीक है, सो समवन कैन से कि इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल को हम लोग नर्व इंपल्स भी बोलते हैं और इसको हम लोग स्पाइक भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में. ठीक है, ये होता क्या है बेटा? ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है. एक तरह का इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन का एक तरह का इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है और इसका एक खास नेचर है कि ये ऑल और नन नेचर का होता है. ऑल और नन रिस्पॉन्स होता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा. इसका मतलब होता है ऑल और नन का, या तो पूरा पूरा होता या तो नहीं होता. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है न्यूरॉन का और ये ऑल और नन रिस्पॉन्स है. या तो पूरा मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन याद दिला दूं आपको. वो ये है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या होता है. ठीक है, सो मान लो कि एक नर्व सेल का कार्टून है. ठीक है, सो ये जो मेम्ब्रेन होता है नर्व सेल का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा. क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा, या फिर लेट अस से नर्व सेल मेम्ब्रेन. और इस नर्व सेल मेम्ब्रेन में और भी बहुत सारे सेल्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप. तो बेटा ये प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप. सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एक बहुत कंजर्व और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम का भी और पोटेशियम का भी. लेट अस सी ये क्या करता है बेटा. तो ये जो पंप है ये सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ 3 सोडियम आयन को ले जाता है एक बार में. कितने सोडियम आयन को? 3 सोडियम आयन को. और सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ ये लाता 2 पोटेशियम आयन को. बेटा 3 को नहीं लाता, नोटिस करो, 2 को लाता. ले कितने को गया? 3 को. लाया कितने को? 2 को. ठीक है, सो ये अनइक्वल आयन एक्सचेंजर पंप है. मतलब सोडियम और पोटेशियम को अपोजिट डायरेक्शन में लाता तो एक्सचेंज करता, और अनइक्वल एक्सचेंज करता, इक्वल एक्सचेंज नहीं करता. इट कैरीज आउट अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस. तो अभी मैंने इसको 3 और 2 पे क्यों लिखा है? तो याद रखो, इसको 6 और 4 पे क्यों नहीं लिखा? इसको किसी और नंबर पे क्यों नहीं बैलेंस किया? क्योंकि ये बैलेंस है एक एटीपी पे. तो जब ये एक एटीपी की एनर्जी लेगा, मतलब एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा एडीपी में और आईपी में. ठीक है, तो ये उस प्रोसेस में 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा. सो ये एक एटीपी के मॉलिक्यूल के ऊपर बेटा बैलेंस है. ठीक है, इतना ही नहीं, क्योंकि ये अनइक्वल एक्सचेंजर है मोनोवैलेंट कैटायंस का, तो 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस Q बाहर जा रहा है और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है. अगर आप नोटिस करो तो बाहर कितना जा रहा? +3Q, और अंदर कितना आ रहा? +2Q. ठीक है, तो 3 एलिमेंट्री चार्ज बाहर जा रहा, 2 एलिमेंट्री चार्ज अंदर आ रहा. तो इसका नेचर बाय डिफॉल्ट कैसा होगा? इलेक्ट्रोजेनिक. मतलब समय के साथ ये क्या कर देगा? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा. ठीक है, तो इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोजेनिक नेचर.
कैसा नेचर, इलेक्ट्रोजेनिक नेचर है इसका, ठीक है। सो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप है जो 3 सोडियम को एक्सचेंज करता है 2 पोटेशियम के साथ। बेटा पोटेशियम का जो होता है वो इनफ्लक्स होता और सोडियम का इफ्लक्स होता थ्रू एटीपी हाइड्रोलिसिस। एनर्जी कहां से आती है, एटीपी से आती है, और बाय नेचर ये कैसा है, इलेक्ट्रोजेनिक, ठीक है। तो अगर आप इसको छोड़ दो, इफ यू लेट एटीपीएस पंप डू इट्स जॉब, तो टाइम के साथ ये क्या करता है, टाइम के साथ ये सेल के बाहर सोडियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। देखो सोडियम को तो ये इफ्लक्स कर रहा है ना, तो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हो ना इसको, लेट अस से इट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक, और लेट अस से दिस वन एज साइटोप्लाज्म। तो ये वक्त के साथ क्या करेगा बेटा, साइटोप्लाज्म में सोडियम के कंसंट्रेशन को कम कर देगा, ठीक है, और बाहर सोडियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। बाहर ये तो इसको ले जा रहा है ना। सो एटीपीएस पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर सोडियम आउटसाइड एंड लो सोडियम इनसाइड द सेल, ठीक है। नेक्स्ट, और भी ये क्या करेगा, पोटेशियम को अंदर ला रहा है, तो सेल के अंदर नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कम हो जाएगा। सो पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है और सेल के बाहर कम होता है, और सोडियम जो होता है बेटा वो सेल के अंदर कम होता है, सेल के बाहर ज्यादा होता है। पोटेशियम इज मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन एंड सोडियम इज मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन या फिर मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा कैटायन, ठीक है। चलो, तो सोडियम का जो नेचुरल टेंडेंसी होगी वो किधर से किधर आने की होगी, मतलब सोडियम किधर से किधर आना चाहेगा, तो सोडियम का जो डिफ्यूजन होता है वो ऐसा हो सकता है, आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। इसको आप क्या बोल सकते हो, सोडियम का ग्रेडियंट। क्या बोल सकते हो, सोडियम का ग्रेडियंट। सो नेचुरली सोडियम किधर से किधर आना चाहेगा, आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। व्हाट अबाउट पोटेशियम ग्रेडियंट, पोटेशियम का जो ग्रेडियंट है बेटा वो अपोजिट होगा, पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर कम है। सो पोटेशियम का जो नेचुरल ग्रेडियंट है वो इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल है, दिस वन कैन बी कॉल्ड पोटेशियम ग्रेडियंट, ठीक है। सो अगर आप नोटिस करो तो ये सोडियम को सोडियम ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जा रहा है और पोटेशियम को पोटेशियम ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जा रहा है। सो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम का भी और पोटेशियम का भी, और अनइक्वल आयन एक्सचेंजर है, मोनोवैलेंट कैटायंस को अनइक्वली एक्सचेंज कर रहा है, उसके लिए ये कॉज करेगा बाहर की तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेट नेगेटिव चार्ज। बेटा जो चार्ज है ना इसके लिए एक चीज और रिस्पॉन्सिबल है, एनसीईआरटी में लिखा है साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। और प्रोटीन अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसमें एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। जैसे हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसमें बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन आर्जिनिन ज्यादा होते हैं। उसी तरह से अगर कोई प्रोटीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसके अंदर एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा प्रोटीन होगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कैसा होगा, एसिडिक प्रोटीन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल के अंदर देयर आर सर्टेन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो बाहर नहीं जा सकते, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं, और ये वाला जो आयन सिस्टम है ये भी बाहर पॉजिटिव चार्ज ले जा रहा है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो जाएगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हर बार जब ये एक्सचेंज हो रहा है तो इट इज एज इफ कि बाहर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है। और तो और साइटोप्लाज्म में कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स विच आर इम्परमिएबल टू न्यूरिलेमा अलोंग विथ द आयन एक्सचेंज सिस्टम विच इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये दोनों क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए, जिसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज। अलग अलग न्यूरॉन में ये वेरी करता है, -60 से लेके कभी कभी -90 तक जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखो मोस्ट कॉमन नंबर जो कोट होता है मोस्ट न्यूरॉन का वो है -70 मिलीवोल्ट। क्या होता है बेटा, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। -70 मिलीवोल्ट हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। किसको बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो कि एक रेडी न्यूरॉन का होता है, जो एक्साइटेशन के लिए, एक्शन पोटेंशियल के लिए रेडी होता है। तो अगर कोई न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल के लिए रेडी है तो मोस्ट लाइकली उसका रेस्टिंग पोटेंशियल अबाउट कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट। वाइल दिस वैल्यू कैन चेंज एंड फ्लक्चुएट अ बिट एंड वेरी फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, इट कैन बी as much as -60 millivolt, as high as -60 millivolt और as low as -90 millivolt। लेकिन एक गुड नंबर है, देयर इज अ फेयर, ये एक फेयर नंबर है। मोस्ट लाइकली जो न्यूरॉन होते हैं उनका -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। इसको मेंटेन कौन करता, दिस इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और कुछ लीक चैनल्स भी होते हैं और भी आयन सिस्टम होते हैं जो अभी अपने डिस्कशन के लायक नहीं है। एनीवे, सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल कि किस तरह से मेम्ब्रेन जो है वो पोलर होता है। तो रेस्टिंग स्टेट में अगर आप देखो बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है, तो रेस्टिंग स्टेट कैसी है, पोलर है और -70 मिलीवोल्ट की है। बेटा -70 मिलीवोल्ट मतलब अंदर का विथ रिस्पेक्ट टू बाहर का। इनसाइड द सेल इट इज -70 विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है ना। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे वापस, इफ यू कम बैक टू फर्स्ट स्लाइड, आई होप यू कैन सी दिस, कि ये ग्राफ है जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे बना है वोल्टेज। बेटा वोल्टेज का मतलब यहां पे कुछ नहीं है, वही मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और याद रखो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, इनसाइड विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। तो आप देखो ये कहां पे है, रेस्ट के टाइम पे, रेस्टिंग के टाइम पे ये कहां पे है, -70 पे है। अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुई है, तो अभी ये किस पे है, -70 पे है। तो कैन यू नोटिस ये जो -70 मिलीवोल्ट है, ये क्या है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है न्यूरिलेमा का, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसमें अपने आप एक सवाल आ सकते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होता है, तो -70 मिलीवोल्ट होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड, रेस्टिंग के टाइम पे इनसाइड चार्ज क्या होता, आउटसाइड चार्ज क्या होता, सो इनसाइड मोर नेगेटिव, आउटसाइड मोर पॉजिटिव। रिलेटिव टू आउटसाइड, इनसाइड द सेल ड्यूरिंग रेस्टिंग इज नेगेटिव, रिलेटिव टू इनसाइड आउटसाइड द सेल, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर का जो लोकल मीडियम है दैट इज पॉजिटिव। तो ये सारे इससे क्वेश्चन आ सकते। ये वर्ड याद रखना, ये मेन वर्ड है रेस्टिंग। ठीक है ना। रेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये रेस्टिंग वाले में स्टिमुलस इसको कैसे चेंज करता है। ऑब्वियसली स्टिमुलस जो है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, एक्साइटेटरी होगा तो वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बढ़ाएगा, और इनहिबिटरी होगा तो वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कम करेगा। ठीक है, तो याद रखो कि कोई जो स्टिमुलस है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और वो इनहिबिटोरी भी हो सकता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे होते हैं नर्व फाइबर, जो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक्साइटेटरी होते, जो नर्व सेल की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते, और बहुत सारे होते जो इनहिबिटोरी होते, मतलब वो नर्व सेल के एक्टिवेशन के चांसेस को कम कर देते हैं। तो बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते, वो इनमें से कुछ होते हैं जो एक्साइटेटरी होते, एक्साइटेटरी स्टिमुलस देते हैं, कुछ होते जो इनहिबिटोरी होते, जो इनहिबिटरी स्टिमुलस देते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अगेन यूज वन मोर कार्टून, और वो इस तरह का है। बेटा ऑब्वियसली आई होप यू कैन गेस कि ये क्या है, सेल बॉडी है साइटोन, और ये क्या है, एक्सॉन। ठीक है ना, एक्सॉन, ये एक्सोप्लाज्म है और ये साइटोन का मटेरियल है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो इसमें मैंने बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है, जो सर्कल है, वो न्यूरिलेमा है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन है नर्व सेल का, तो ये तो न्यूरिलेमा है, इसमें कोई डाउट नहीं। दिस वन इज नर्व सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और तो और कुछ प्रोटीन चैनल्स मैंने बनाए। अगर आप नोटिस करो तो कुछ के आगे मैंने वी लिखा है। अगर जिसके पास मैंने वी लिखा है वो खास तरह के चैनल है, उनको हम लोग बोलते वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, वो तभी ओपन होंगे जब एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। जैसे सोडियम चैनल तभी ओपन होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तभी ओपन होते हैं जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट के आसपास हो, और जब वो +40 +45 जाता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं। तो बेटा इसको, ये ऑन ऑफ होते हैं।
ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड। और ऑन ऑफ किसके वजह से होते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से होते हैं। तो ये जिसके आगे वी लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है ना। और ये ओपन और क्लोज होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यूज, स्पेशल मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यूज। बेटा एक बात और याद रखो कि ये सब चैनल है, मतलब ये सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और याद रखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब भी होगा तो सोडियम बाहर से अंदर आ सकता है, कभी अंदर से बाहर नहीं जा सकता। तो अगर ये सोडियम का VGC है जो ऑरेंज कलर से बना है, तो इसमें सोडियम बाहर से अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि याद रखो कि सोडियम की टेंडेंसी क्या है, बाहर से अंदर आना, और पोटेशियम की टेंडेंसी क्या है, अंदर से बाहर जाना, ठीक है। सिमिलरली अगर ब्लू कलर से मैंने बनाया तो ये वाला पोटेशियम का VGC है, अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन अगर ब्लू कलर से है तो पोटेशियम का VGC है। ये वोल्टेज गेटेड चैनल तभी ओपन होगा जब एक खास वैल्यू रहेगी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड है। अगर आप नोटिस करो तो एक मैंने L लिखा है बेटा, L का मतलब होता है लिगैंड गेटेड, ठीक है। तो यहां पे कुछ ना कुछ आके कोई केमिकल आके बाइंड करेगा तब ये ओपन होगा, ठीक है। सिमिलरली एक और तरह का चैनल होता है जो ऑलवेज ओपन होता है, जो ऑलवेज ओपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीक चैनल। क्या बोलते हैं बेटा, लीक चैनल, ठीक है। स्पेशली पोटेशियम के जो लीक चैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पोटेशियम का होता है लीक चैनल। जिस तरह से सोडियम बाहर से अंदर आ सकता है उस तरह से पोटेशियम अंदर से बाहर जा सकता है। लेकिन याद रखो कि इन सारे चैनल में से जनरली सोडियम बाहर से अंदर आएगा और पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। कभी भी सोडियम अंदर से बाहर और पोटेशियम बाहर से अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डिफ्यूजन कर रहे हैं। बेटा ऑलरेडी बाहर सोडियम क्या है, ज्यादा है, और पोटेशियम क्या है, कम है, और अंदर सोडियम कम है और पोटेशियम ज्यादा है। तो ग्रेडियंट याद रखो, पोटेशियम का ग्रेडियंट अंदर से बाहर है और सोडियम का ग्रेडियंट बाहर से अंदर है। ये ग्रेडियंट ही यूज होगा और कोई दूसरा ग्रेडियंट नहीं यूज होगा, ठीक है। एनीवेज अगर किसी भी चैनल के थ्रू सोडियम अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा बढ़ेगा, क्योंकि याद रखो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड होता है विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो इनसाइड का मीडियम नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, जैसे फॉर एग्जांपल -70 से -60, -60 से -50, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो अगर सोडियम अंदर आएगा बेटा, अगर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, सोडियम आयंस अगर अंदर आएंगे, ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये फिनोमेना मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बढ़ाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर पोटेशियम बाहर जाएगा, अगर समहाउ पोटेशियम बाहर जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम का इफ्लक्स जो है वो अंदर से बाहर की तरफ है, ऑब्वियसली इफ्लक्स मतलब सेल के अंदर से सेल के बाहर। तो इस केस में क्या होगा, इफ्लक्स के केस में मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है। तो सोडियम का इनफ्लक्स और पोटेशियम का इफ्लक्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेट करने के लिए, किस चीज को, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग के सिंप्लीफाइड मॉडल में कैल्शियम का और दूसरे आयंस का रोल नहीं है। एक सिंपल ट्रेडिशनल न्यूरॉन है, कन्वेंशनल मॉडल है, इसमें हम लोग सिर्फ सोडियम और पोटेशियम का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स समझेंगे। तो सोडियम की एंट्री मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बढ़ाएगी और पोटेशियम का एग्जिट मेम्ब्रेन पोटेंशियल को नेगेटिव की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो ये समझो बेटा। अब क्या याद रखना है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, कोई स्टिमुलस आना चाहिए, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम स्टिमुलस। और याद रखो स्टिमुलस जो है वो दो तरह का हो सकता है, कोई स्टिमुलस जो है वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है। कोई स्टिमुलस जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो स्टिमुलस एक्साइटेटरी हो सकता है,
या तो स्टिमुलस एक्साइटेटरी हो सकता है या तो स्टिमुलस इनहिबिटरी हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली उसके फिजिकल नेचर पे वो केमिकल स्टिमुलस हो सकता है जैसे कि कोई न्यूरोट्रांसमीटर, और वो कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, या फिर वो कोई और चीज हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर हो सकता है, मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है, किसी तरह का टेम्परेचर स्टिमुलस हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप क्या बोल सकते हो, स्टिमुलस। ठीक है ना, सो मेनी थिंग्स कैन एक्ट एज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या करेगा, या तो एक्साइटेटरी होगा या तो इनहिबिटरी होगा। ठीक है, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी वाला जो है ये जनरली मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कम करता है। ठीक है, और एक्साइटेटरी वाला जो होता है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बढ़ाता है। ठीक है, एक्साइटेटरी वाला। ठीक है, तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, हम लोग बेटर है कि इनहिबिटरी वाले को अभी थोड़ा देर के लिए ना समझे, फर्स्ट फोकस किस पे करेंगे, एक्साइटेटरी वाले पे। तो एक्साइटेटरी स्टिमुलस आएगा, फॉर एग्जांपल कोई न्यूरोट्रांसमीटर आएगा। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर आने के बाद बाइंड करेगा, बाइंड टू लेट अस से लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल, लेट अस से बाइंड करेगा लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल से। ठीक है, तो देखो यहां पे एल लिखा हुआ है, ये एल का मतलब है लिगैंड गेटेड। लिगैंड इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आके यहाँ बाइंड करते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर को आप लिगैंड बोलोगे, और ये जो चैनल है जो न्यूरोट्रांसमीटर से ऑन हो रहा है उसको आप बोलोगे लिगैंड गेटेड चैनल। ठीक है, तो ये जो मैंने जो ऑरेंज में बनाया है ये वाले जनरली सोडियम के चैनल है। ठीक है, और जो ब्लूइश में बनाया है ये वाले पोटेशियम के चैनल है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ दिस वन, ये वाला पोटेशियम का लीक चैनल जो है पोटेशियम का होता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मान ले कोई न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, एक मॉडल बनाते बेटा। मान ले कोई न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर के बहुत सारे आपने नाम सुने, एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, लेकिन बहुत सारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये जनरली एक्साइटेशन नहीं करता, ये जनरली इनहिबिशन करता है। एनीवेज, तो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, हम लोग सिंपल मॉडल समझते हैं। मान लो एसिटाइल कोलिन आ रहा है बेटा, मान लो क्या आ रहा है, एसिटाइल कोलिन। एक बहुत सिंपल न्यूरोट्रांसमीटर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। एनीवेज, ये एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करेगा इसकी लिगैंड साइट पे, और ये चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्योंकि ये चैनल ऑलवेज ओपन नहीं था, ये लीक चैनल नहीं था, ये गेटेड चैनल था। तो ये तभी ओपन होगा जब न्यूरोट्रांसमीटर आके लगेगा। तो बेटा यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आके लग गया तो ये लिगैंड गेटेड चैनल ओपन हो गया, और ये सोडियम का लिगैंड गेटेड चैनल है। तो यहां से सोडियम कहां से कहां जा सकता है, देखो ना, सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर आ सकता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर लगने से, ठीक है, सोडियम बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, सोडियम की टेंडेंसी क्या है, आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल आना। सोडियम की एंट्री हुई आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल, इसकी वजह से अंदर का एनवायरमेंट लोकली कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब बाहर तो ऑब्वियसली ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अंदर जो -70 था विथ रिस्पेक्ट टू आउटर, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, -70 से -60, -60 से -62, ठीक है, या -60 से -55, फिर -55 से -50, ये बढ़ने लगेगा। लेकिन एक चीज और आप नोटिस करो कि इनफ अमाउंट में न्यूरोट्रांसमीटर आना चाहिए, कम अमाउंट में नहीं आना चाहिए, ज्यादा अमाउंट में आना चाहिए। अगर ये कम अमाउंट में आएगा तो ये थोड़ा बढ़ेगा, मतलब -70 से -65, लेकिन अगर ये ज्यादा आएगा तो ये ज्यादा बढ़ेगा, -70 से -55, -50। ठीक है, तो बेटा वो अपने को चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ हमको ये बताता है कि -70 से अगर -70 से जरा सा बढ़े, -60 हुए या -65 हुए या इवन -58 हुए, तो उस केस में थ्रेशोल्ड के नीचे ही रह जा रहे हैं, तो उस केस में एक्शन पोटेंशियल फेल हो जाएगी। तो ये सारे ग्रेडेड पोटेंशियल जो है ये फेल हो जाएंगे। ठीक है, सक्सेस तभी होगी जब एटलीस्ट कोई इतना अमाउंट में
न्यूरोट्रांसमीटर आए या इतना अमाउंट में स्टिमुलस आए जो इसको -55 तक पहुंचा दे। कहां तक पहुंचा दे? -55 तक पहुंचा दे। तो देखो, अगर एनफ अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो एनफ अमाउंट ऑफ लिगैंड गेटेड चैनल को स्टिमुलेट करेगा, तो ढेर सारे सोडियम अंदर आएंगे। बेटा जब ज्यादा सोडियम अंदर आएंगे तो -55 से बढ़ करके जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? -70 से बढ़ के वो कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू -55 मिलीवोल्ट। ये -55 मिलीवोल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ये किसको ट्रिगर करता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। किसको ट्रिगर करता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। और याद रखो, -55 जैसे ही इसको मिलेगा फौरन ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज गेटेड चैनल अगर ऑन होगा तो कैन यू सी कि वोल्टेज गेटेड चैनल का पैसेज बड़ा है। बेटा इस वाले का देखो पैसेज छोटे छोटे हैं, लीक चैनल का और लिगैंड गेटेड चैनल का छोटे छोटे पैसेज है, लेकिन जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो लार्ज क्वांटिटी में सोडियम को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए। सो बाय नेचर वोल्टेज गेटेड चैनल से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सोडियम अंदर आता है। ठीक है, सोडियम अंदर आएगा, लार्ज क्वांटिटी में आएगा, जिसकी वजह से लोकली अंदर की तरफ चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। और याद रखो, इतना पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर से इतना सोडियम आ जाएगा कि बाहर विथ रिस्पेक्ट टू इनर नेगेटिव हो जाएगा। याद रखो, पहले क्या होता था? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। इसको क्या बोलते थे? रेस्टिंग। -70 होता था इनसाइड विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। फिर सोडियम आया, इसने -70 से बढ़ा के एटलीस्ट कितना करना है? -55। एक बार अगर -55 हो गया तो फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम में आएगा, और इतना सोडियम आएगा कि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो पोलराइजेशन का अपोजिट हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। कैन यू सी, अगर -70 से -55 हो जाता है तो इस पॉइंट पे क्या हो जाता है? इस पॉइंट पे अगर -55 हो जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो सोडियम के वीजीसी खुल जाते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर सोडियम आयंस ये ओपन हो जाते हैं, ओपन। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम अंदर आता है। सोडियम अंदर आने से मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ता है, ये मैंने आपको बताया। और देखो कि -55 से कहां तक चला गया? +40 तक चला गया। तो मेम्ब्रेन पहले अंदर की तरफ नेगेटिव हुआ करता था, लेकिन अभी अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया बेटा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। पोलर स्टेट रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन का मतलब है कि मेम्ब्रेन -70 जो रेस्टिंग पोलर था उससे अगर -55 होगा तो वीजीसी सोडियम के ओपन हो जाएंगे, और वो लार्ज क्वांटिटी में सोडियम को अंदर लाएंगे, और वो सोडियम बढ़ता 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 कहां तक चला जाएगा? +40 तक चला जाएगा। बेटा याद रखो कि वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के क्लोज होने लगते हैं, इसलिए +40 तक जाते जाते ये बंद हो जाता है। ठीक है, वरना सोडियम का इन्फ्लक्स इसको +50 तक ले जा सकता था, लेकिन जनरली मोस्ट कॉमन, फेयरली कॉमन नंबर +40 है। सो आई हैव चोजन +40। ठीक है, सो +40 आते आते ये यहां पे आके वीजीसी बंद हो जाएगा। तो सोडियम का वीजीसी ओपन कब हो रहा है? -55 मिलीवोल्ट। और सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर सोडियम ये क्लोज कब हो रहा है? क्लोज ओपन कब हो रहा है? -55। और वीजीसी क्लोजेस कब होता है? +40। तो इस इतने ड्यूरेशन में, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है बेटा? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। क्या हो रहा है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम थ्रू वीजीसी, थ्रू वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसकी वजह से क्या होता है? जब कभी भी सोडियम अंदर आता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ता है। सो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम ऑलवेज कॉजेज इंक्रीज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो यहां पे हो भी रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब +40 के आसपास हो जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहां पे क्या होता है बेटा कि जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन इसी के आसपास एक नए तरीके के चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यहां इसी पॉइंट के आसपास क्या ओपन हो जाता है? पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, कब ओपन हो रहा है?
ये +40 के आसपास ओपन हो, जहां ये क्लोज हो रहा है वहां ये ओपन भी हो जा रहा है। ठीक है, तो याद रखो क्या होगा, अगर पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो कब ओपन हो रहे हैं, ये +40 मिली वोल्ट के आसपास ओपन हो रहे हैं। ये कब ओपन हुआ, -55, और कब क्लोज हुआ, +40 मिली वोल्ट। ये कब ओपन होगा, +40 मिली वोल्ट, पोटेशियम वाला, ये ब्लू वाला, ये पोटेशियम वाला है, और ये सोडियम वाला वोल्टेज गेटेड है। और ये क्लोज कब होता है बेटा, ये -80 टू -90 के आसपास क्लोज होता है। ठीक है, -80 टू -90 के आसपास क्लोज होता है। ठीक है, तो अगर ये ओपन हो गया तो पोटेशियम बेटा बाहर से अंदर तो नहीं आ सकता, पोटेशियम कैन ओनली एग्जिट, क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है। तो पोटेशियम अगेन लार्ज क्वांटिटी में एग्जिट करेगा, जिसको आप इफ्लक्स बोलोगे, और पोटेशियम के इफ्लक्स से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है। तो बाहर की तरफ इस बारी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आप नोटिस करो कि क्या हुआ कि जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल +40 के आसपास पहुंचा, दो काम हुए। पहले तो सोडियम के चैनल बंद हो गए, तो सोडियम अंदर आना बंद हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। और पोटेशियम के चैनल ओपन हो गए, तो पोटेशियम बाहर जाने लगा, लार्ज तेजी से जाने लगा। तो इसकी वजह से तेजी से मेम्ब्रेन पोटेंशियल गिरता है, क्योंकि तेजी से पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर से सेल के बाहर जाता है। तो वापस +40 से वापस मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। और नोटिस करो कि -70 तक नहीं होता है बेटा, ये -80 टू -90 मिलीवोल्ट तक होता है। -90 मिलीवोल्ट तक क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम VGC क्लोज होते हैं -80 से -90 मिलीवोल्ट। तो यहां पे इस पॉइंट पे क्या होता है बेटा, पोटेशियम VGC वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज। ठीक है ना, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस कंडीशन में यहां पे -90 तक जा रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और क्योंकि वापस पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन, यू गेट बैक द पोलर स्टेट। तो जो नॉर्मल -70 था, उसी -70 की तरफ ही तो जा रहे। तो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्स हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, वापस फिर से वही रेस्टिंग पोलैरिटी पे जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। कभी कभी इसको हम लोग हाइपर पोलराइजेशन भी बोलते हैं। हाइपर रीपोलराइजेशन बाय नेचर कैसा होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है। क्योंकि याद रखो कि शुरू में कितना था, -70, लेकिन ये कहां तक जा रहा है, -70 पे रुक नहीं रहा, ये -90 तक जा रहा है। तो ये सिर्फ रीपोलराइजेशन नहीं है, रीपोलराइजेशन तो यहां तक है, लेकिन बाय नेचर रीपोलराइजेशन इज हाइपरपोलर, क्योंकि ये -90 तक ले जाता है, रेस्टिंग 70 तक नहीं ले जाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली VGC पोटेशियम की ओपन है और यहां पे क्लोज हो रहे हैं, तो इस दौरान होगा क्या, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। हाइपरपोलराइजेशन या फिर रीपोलराइजेशन कैसे होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस थ्रू पोटेशियम VGC। ऑब्वियसली पोटेशियम के लीक से भी पोटेशियम आयन निकलेंगे, लेकिन लीक चैनल तो ऑलवेज ओपन होता है। तो मेन रेगुलेटरी चैनल कौन है, पोटेशियम का VGC। सो डीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सोडियम VGC, और डीपोलराइजेशन का अपोजिट जो है रीपोलराइजेशन, या फिर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम VGC, क्योंकि +40 पे ओपन होके -90 तक इसको ले जा रहा है। नाउ क्या होगा, अगर आप नोटिस करो कि ये हाइपरपोलर स्टेट में -90 पे है बेटा, इस स्टेट में इतना ज्यादा मेम्ब्रेन नेगेटिव है कि कोई भी अगर एक्साइटेटरी सिग्नल आएगा तो ये इसको -55 तक तो नहीं ले जा पाएगा। जनरली एक्साइटेटरी सिग्नल्स ऐड होकर के, समेट होकर के, टेम्पोरली स्पेशली जुड़ करके वो बहुत ज्यादा ले जा सकते हैं, तो 20-30 मिलीवोल्ट का जंप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि -70 से बहुत सारे फेल हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली -55 तक जा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, या अच्छा एक चीज और नोटिस करो कि अगर -55 तक गया एक्साइटेटरी सिग्नल तो भी +40 तक जाएगा, लेकिन अगर एक्साइटेटरी सिग्नल -40 तक, सॉरी हाँ,
50 तक गया, -40 तक गया, तब भी +40 तक जाएगा। सो इट इज लाइक सेइंग, चाहे आप थोड़ा 55 तक स्टिमुलेट करो, -55 तक, चाहे आप नेगेटिव में 55 से बड़ा कोई नंबर ले लो, मतलब -50, -45, -40, तब भी जाएगा वहीं तक, 40 तक ही जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा रिस्पॉन्स? ऑल और नन रिस्पॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोलराइजेशन मेंटेन रहता है रेस्टिंग स्टेट में, और डीपोलराइजेशन जब थ्रेशहोल्ड पे पहुंचेगा, -55 पे पहुंचेगा, तभी VGC ओपन होंगे। देयरफॉर -55 इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। -55 को क्या बोलते बेटा? थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। -55 को बोलेंगे थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। ठीक है। थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल अगर मिल गया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इस कैरेक्टरिस्टिक ओवरशूट को +40 तक जाने को ही क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। और जब आप हाइपरपोलर स्टेट पे आ गए तो कोई भी एक्साइटेटरी सिग्नल इतना स्ट्रांग नहीं होता जनरली जो क्या कर सके, जो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को ओवरकम कर सके। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली रिफ्रैक्टरी पीरियड दो पार्ट में होता है। एक पार्ट तो वो होता है जब सोडियम VGC लेटेंट होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और एक होता है जब सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिव से एक्टिव में आ जाता है, लेकिन उसको ओपन करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेशन नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। बट एनी हाउ, अब बस ऐसे याद रखो कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि पहला तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में जो सोडियम VGC है वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं थोड़े कुछ 1-2 मिली सेकेंड के लिए आफ्टर दे आर क्लोज्ड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में एक्शन पोटेंशियल आ ही नहीं सकता। रिलेटिव में भी नहीं आता जनरली, क्योंकि उतना ज्यादा एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। एनीवेज इफ यू लुक, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है या वोल्टेज एक्सिस है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सिस है। अगर आप नोटिस करो तो टाइम यहां माइक्रो सेकेंड में नहीं है बेटा, मिली सेकेंड के ऑर्डर में है। मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड के ऑर्डर में है। ठीक है। तो आप अगर नोटिस करो तो 3 से 4 सेकेंड में ये पूरा पूरा खेल हो जा रहा है। ठीक है। और रिफ्रैक्टरी पीरियड भी अगर आप देखो तो ये 1 से 2 सेकेंड मिली सेकेंड का ही होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक शेप जो है, जो याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक शेप कैसी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक शेप जो होती है वो कुछ इंटरेस्टिंग सी होती है, इस तरह की होती है। ठीक है। तो मान लो ये वोल्टेज एक्सिस हो गया, और मान लेते हैं कि ये टाइम एक्सिस हो गया। तो एक कैरेक्टरिस्टिक शेप क्या याद रखनी है अपने को कि -70 मिलीवोल्ट से शुरू होगा। ठीक है। ठीक है, इस तरह का। पहले -55 तक जाना जरूरी है, -55 मिलीवोल्ट तक जाना जरूरी है। फिर ये ऐसा अचानक से उठेगा सीधा, और कहां तक जाएगा? +40। क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइजेशन। -55 को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड, क्योंकि यहां पे सोडियम का VGC ओपन हुआ। +40 आते आते सोडियम का VGC क्लोज हो जाता है। फिर एक बहुत छोटा सा प्लेटू आता है, फिर ये तेजी से नीचे गिरता है बेटा। इसको क्या बोलते हैं? रिपोलराइजेशन या फिर हाइपरपोलराइजेशन। फिर यहाँ पे पोटेशियम का VGC क्लोज हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम का VGC ओपन, और यहाँ पे पोटेशियम का VGC क्लोज। ठीक है ना। और फिर ये धीरे धीरे देखो इस तरह से बढ़ता है, स्लोली टुवर्ड्स रेस्टिंग स्टेट। ठीक है। तो ये जो रेस्टिंग की तरफ बढ़ने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये इतना पीरियड जो है ये रिफ्रैक्टरी है, क्योंकि इस इतने पीरियड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकती। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। So we call it refractory period. ठीक है। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जो यहां पे मैंने अभी बनाया है, इस वाले को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। और इस वाले को क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन, या इस वाले को कभी कभी हम लोग हाइपर पोलराइजेशन भी बोलते हैं। सो लेट अस जस्ट कॉल इट हाइपर पोलराइजेशन।
क्योंकि ओरिजिनली जितना पोलर था उससे ज्यादा पोलर कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है ना। एनीवेज, ये जो -55 मिलीवोल्ट है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। जो -70 है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। +40 को हम लोग कभी कभी बोलते हैं ओवरशूट। अगर आप देखो तो ओवरशूट, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल ये अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं किसकी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। सो दे आर ऑल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है ना। एक चीज और समझानी है मुझे जिसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, तो उसको शॉर्ट में समझा देते हैं। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है बेटा, आप नोटिस करो कि समहाउ अगर यहां पे सोडियम आ रहा है, सोडियम आ गया, वेलकम सोडियम, और सोडियम जो है वो इनफ क्वांटिटी में आना चाहिए थ्रू लिगैंड गेटेड चैनल और थ्रू एनी अदर मैकेनिज्म। ठीक है, इनफ क्वांटिटी में आना चाहिए, इतना आना चाहिए कि ये इस एरिया को, जिसको हम लोग ट्रिगर जोन बोलते हैं, जो एक्सॉन के माउथ पे या एक्सॉन के हिलक पे होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगर जोन। ठीक है, ट्रिगर जोन में इनफ क्वांटिटी में क्या आना चाहिए, सोडियम। क्योंकि अगर आप देखो तो ट्रिगर जोन में सोडियम के वीजीसी भरे होते हैं, और सोडियम अगर ये ट्रिगर जोन पे आ जाएगा इनफ क्वांटिटी में, और अगर ट्रिगर जोन -55 मिलीवोल्ट हो गई, ठीक है, तो यहां पे अगेन वही फेनामेना होगा, लार्ज क्वांटिटी में सोडियम का इनफ्लक्स होगा, और सोडियम के इनफ्लक्स से यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, +40। तो -70 से बढ़ के कितना हो जाएगा, +40। और अंदर अंदर बेटा ये चार्ज जो है ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे -70 है अभी। ठीक है, तो अंदर अंदर पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा इधर से इधर। बाय द वे, पॉजिटिव चार्ज जब ऐसे ट्रेवल करता है, डिफ्यूज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोटॉनिक, इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन या इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन। ठीक है, तो प्लस चार्ज अंदर से इस साइड में, इस साइड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ऑब्वियसली इधर भी ट्रेवल करेगा, लेकिन मान लो कि इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। नाउ क्या होता है बेटा कि ये थोड़े दूर तक ट्रेवल करेगा, तो यहां पे जो नियर बाई -70 मिलीवोल्ट पे रुका हुआ जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, जो ओपन नहीं है, जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज अंदर अंदर यहां तक जाएगा, तो ये इस वाले को एटलीस्ट कितना ट्रिगर करना है, -55 तक ट्रिगर करना है। तो -55 अगर हो गया तो ये भी सोडियम चैनल खुल जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी चार्ज जो है वो अंदर आएगा, तो ये वाला भी बढ़ के कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नोटिस कर पा रहे क्या कि वोल्टेज गेटेड चैनल खुला एक्सॉन के ट्रिगर जोन में, तो +40 हो गया लोकली। फिर वो अंदर अंदर नेक्स्ट थोड़े दूर वाले पे जो वोल्टेज गेटेड चैनल है उसको क्या कर देगा, उसको भी वो बढ़ा के क्या कर देगा, +40 कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से अंदर अंदर चार्ज कहां से कहां जा रहा है, एक वीजीसी से एक दूसरे वीजीसी पे। एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा, मान लो यह है साइड ए और यह है साइड बी, तो अंदर अंदर चार्ज कहां से कहां जाएगा, साइड ए टू साइड बी, ऐसा लिखा। और बाहर बाहर चार्ज कहां से आएगा, साइड बी टू साइड ए। क्यों, क्योंकि देखो जब यहां पे सोडियम आया तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई ना। ठीक है, कंपेयर्ड यहां पे पोलैरिटी अभी भी -70 है, मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। तो बाहर बाहर चार्ज कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। अंदर अंदर चार्ज कहां से कहां आएगा, साइड ए टू साइड बी। और इन दोनों के बीच में जनरली क्या पाई जाती है, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंसुलेटरी होती है। तो मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं एक्सॉन में वहां पाए जाते हैं जहां माइलिन शीथ एब्सेंट होती, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है, नोड्स ऑफ रेनविए, नोड्स ऑफ रेनविए। तो नोड्स ऑफ रेनविए पे क्या पाए जाते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। तो वोल्टेज गेटेड चैनल जब एक एक्टिवेट होता है तो अंदर अंदर उसका इलेक्ट्रोटॉनिक इफेक्ट दूसरे वाले को भी -70 से -55 करके एक्टिवेट कर देता है, फिर वो भी +40 हो जाता है। फिर वो आगे वाले को -70 से -55 करके उसको भी क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से कंडक्शन होता है। लेकिन याद रखो कि +40 होते ही
ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम के चैनल है, ये पोटेशियम का चैनल खुल जाता है और ये यहां को हाइपरपोलर कर देता है। सो हाइपरपोलर और रिफ्रैक्टरी करने की वजह से एक्शन पोटेंशियल रिवर्स नहीं आती, मतलब एक साइड से दूसरे साइड तो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वापस एक्सॉन से वापस साइटॉन में आ जाए, क्योंकि ये पहले वाला जो पार्ट है ये रिफ्रैक्टरी रहता है और जो पहले वाला पार्ट है वो हाइपरपोलर हो जाता है। तो एक बार अगर ट्रांसफर हो गई अंदर अंदर तो डायरेक्शनली नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है, मतलब साइटॉन से ये एक्सॉन के एंड नर्व एंडिंग तक ही ट्रांसफर होती, कभी नर्व एंडिंग से एक्सॉन के अक्रॉस आकर के वो साइटॉन तक ट्रांसफर नहीं होती। सो इसमें जो नेचर है वो ये है कि जो लिगैंड गेटेड चैनल है ये डेंड्राइट पे रहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर आकर के इनको एक्टिवेट करेगा, सोडियम अंदर आएगा और लोकली क्या हो जाना चाहिए -55। अगर -55 हो गया तो वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे और सोडियम अंदर आएगा और ये सॉल्टेटरी तरीके से कंडक्ट होगा। कैन यू सी जंपिंग लाइक मैकेनिज्म है, अंदर अंदर साइड ए से साइड बी और बाहर बाहर साइड बी से साइड ए, ये पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन है जिसको आप लोग कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बोलते हो। इस तरह से जंप करने को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्टेटोरी कंडक्शन। ठीक है, सॉल्टेटोरी कंडक्शन का रीजन क्या है कि बीच में माइलिन शीथ का इंसुलेशन है और वोल्टेज गेटेड चैनल कहां पाए जा रहे हैं, ओनली एट नोड्स ऑफ रेनवीए। तो मैं शॉर्ट में एक बार ये लिख देता हूं कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले याद रखो स्टेप 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 क्या है कि एक्साइटेटरी स्टिमुलस binds to gated सोडियम चैनल्स। इसका एक एग्जाम्पल क्या है बेटा, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये किससे बाइंड करेगा, बाइंड्स टू लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स, और इसकी वजह से जो लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो इसकी वजह से सेकेंड पॉइंट क्या होगा, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन। अगर सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तो मेम्ब्रेन जो न्यूरिलेमा है वो सोडियम के लिए परमिएबल हो जाएगा, सोडियम बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि परमिएबिलिटी ऑफ न्यूरिलेमा, नर्व सेल के मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस इंक्रीजेस ड्रामेटिकली। ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी वजह से क्या होगा बेटा, सोडियम अंदर आएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इंक्रीजेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है ना। अगर -55 या उससे ज्यादा हो जाता है, इफ ग्रेटर इक्वल टू -55 मिलीवोल्ट, तो कौन ओपन हो जाएगा, देन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा बेटा, लार्ज क्वांटिटी में सोडियम आयन अंदर आएगा, लार्ज क्वांटिटी में इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। इसकी वजह से चाहे -55 आए, चाहे -50 आए, चाहे -45 आए, इन सबको एक ही स्टिमुलेशन चाहिए, एटलीस्ट -55 का चाहिए, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी,
ऑल और नन प्रॉपर्टी या ऑल और नन रिस्पॉन्स, या तो पूरा पूरा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ऑल और नन रिस्पॉन्स। लार्ज क्वांटिटी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ये क्या कॉज करेगा, कॉजेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू बिकम पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। रेस्टिंग स्टेट पोलर था, -70 था, और एक्शन पोटेंशियल ने क्या कर दिया, डीपोलराइजेशन। अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, कि जैसे +40 पहुंचेगा, एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल टेंड्स टू +40, VGC voltage gated channel for sodium ions close, तो एंट्री ऑफ सोडियम बंद हो जाती है। एट द सेम टाइम, एट रफली द सेम वोल्टेज, एट द सेम टाइम VGC फॉर पोटेशियम आयंस ओपन। और आपको पता है पोटेशियम आयन की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, कहां से कहां जाने की, फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, ठीक है ना। तो पोटेशियम का VGC ओपन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस कॉजेस इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। पोटेशियम लीक चैनल हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन मेन जो रीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन की ड्राइव है वो वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर पोटेशियम की वजह से है। दिस कॉजेज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम न्यूरॉन रिजल्टिंग इन कॉजेज रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन, ठीक है। और रीपोलराइजेशन बाय नेचर इज हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, VGC फॉर पोटेशियम क्लोज एट -90 मिलीवोल्ट, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट के आसपास हो जाएगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर पोलराइजेशन। जनरली 1 से 2 मिलीसेकंड का, कभी कभी 3 मिलीसेकंड का एक रिफ्रैक्टरी पीरियड रहता है, ठीक है ना। तो हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, ठीक है। सो हाइपर पोलराइजेशन causes membrane potential to become refractory. यहां रिफ्रैक्टरी का मतलब है इनर्ट, ठीक है ना। नो एक्साइटेशन या फिर नो एक्शन पोटेंशियल पॉसिबल, क्योंकि इतना ज्यादा नेगेटिव है कि कोई भी एक्साइटेशन उसको -55 तक नहीं ले जा सकता। नो एक्शन पोटेंशियल पॉसिबल। और उस पीरियड को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो एनीवेज आज हम लोगों ने देखा कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होती है और कैसे कंडक्ट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव मेड नोट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।